नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात पाकिस्तान की करेंगे, पाकिस्तान की सरजमीन पर, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक कूटनीतिक बिसात बिछी हुई है। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है। बाहर से देखने में ये शांति वार्ता लग रही है, लेकिन अंदरूनी हकीकत बारूद के ढेर जैसी है। दोनों देश अपनी शर्तों पर अड़े हैं और कोई भी 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से सीधी चेतावनी आई है कि अगर ये वार्ता किसी साजिश का हिस्सा निकली या फेल हुई तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना होगा। अब आपको इस शांति वार्ता के 10 बड़े अपडेट बताती हूँ। पहला अपडेट ये है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता हो रही है, पूरी दुनिया ये जानती है। ईरान ने इस दौरान ये दावा कर दिया कि लेबनान में सीज फायर, ईरानी फ्रीज संपत्ति इस दौरान रिलीज की जाए। लेबनान में सीज फायर और ईरानी फ्रीज संपत्तियों को रिलीज किया जाए, ये दूसरा पॉइंट लाइए। तीसरी जानकारी ये कि अमेरिका ने ईरान के सभी दावों को दूसरी तरफ खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की तरफ से एक अधिकारी की तरफ से ये बताया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना लेबनान में शांति की वार्ता को हमने मान लिया है और ना ही हमने संपत्तियां फ्रीज करने वाली शर्त को स्वीकार किया है। चौथी शर्त ये कि ईरान की धमकी, अगर वादे से यूएस पीछे हट गया तो इसके लिए पाक जिम्मेदार होगा। सऊदी के किंग अब्दुल्ला अजीज एयरबेस पर पाकिस्तान की सेना उस दौरान पहुंच गई है। इजराइल फर्स्ट के प्रतिनिधियों से कोई समझौता नहीं होगा, ईरान की तरफ से यह कह दिया गया है। 7वां पॉइंट ये है कि यूएस से तेल लेना पूरी दुनिया चाहती है, ये ट्रंप का कहना है। ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज करने पर अमेरिका सहमत नहीं हुआ है और ये टेबल टॉक से पहले शर्त मनवाना चाहता था ईरान। यूएस ईरान वार्ता फेल हुई तो पूरे क्षेत्र पर इसका बुरा असर पड़ेगा, बिलावल भुट्टो की तरफ से यह बयान आया है। ईरान का सख्त रुख है कि शर्तें पूरी नहीं तो वार्ता भी पूरी नहीं होगी। ईरान ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर देगा, क्योंकि उसकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हो रहा है। ईरान ने अब तक जो भी शर्त अमेरिका के सामने शांति की टेबल पर रखी, सारी शर्तों को अमेरिका ने ठुकरा दिया है। अब आपको बताते हैं कि ईरान की किन किन शर्तों को अमेरिका अब तक ठुकरा चुका है। ईरान की पहली शर्त यही थी कि लेबनान में युद्ध विराम को नामंजूर किया जाए, लेकिन युद्ध विराम की स्थिति में इजराइल ये कह रहा है कि उसे ये कतई मंजूर नहीं है। ईरान की दूसरी शर्त ये है कि फ्रीज संपत्ति से प्रतिबंध हटे। व्हाइट हाउस की तरफ से कह दिया गया कि हमने ऐसी कोई शर्त स्वीकार ही नहीं की है। ईरान की तीसरी शर्त यह है कि हमें यूरेनियम संवर्धन का अधिकार मिले, जो कि यूएस और इजराइल को एकदम नागवार गुजर रहा है। ये 3 बड़ी बड़ी शर्तें हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई बातचीत बनते हुए नजर नहीं आ रही है। दोनों देशों में से कोई भी देश टस से मस नहीं हो रहा है और यही वजह है कि बारूद की गंध अब तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि दोनों ही देश एक बार फिर से युद्ध की तरफ मुड़ जाना चाहते हैं। लेकिन इस सब में पाकिस्तान की फर्जियत होनी 100% कंफर्म है। क्यों? क्योंकि कंगाल पाकिस्तान चौधरी बनने चला, लेकिन नतीजा अभी तक 0 निकला है। ईरान ने अमेरिका से फ्रीज संपत्ति रिलीज करने की बात कही, लेकिन अमेरिका राजी नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि ईरान से कहां कितनी संपत्तियां फ्रीज की गई है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अमेरिका में ही ईरान की 2 बिलियन कॉस्ट की संपत्तियां फ्रीज है। चीन में ये 20 मिलियन की फ्रीज है। जापान में 3 बिलियन की, ब्रिटेन और नीदरलैंड में $2.3 बिलियन की संपत्तियां ईरान की फ्रीज की गई है। साउथ कोरिया में 7 बिलियन की, इराक में 10 बिलियन की, लग्जमबर्ग में 1.6 बिलियन और ये कुल मिलाकर के 11 लाख करोड़ की संपत्तियां हैं जो कि फ्रीज है और इन्हें रिलीज करने की मांग ईरान की तरफ से उठाई जा रही थी, जिसे इनकार कर दिया गया है। आशंका गहरी है कि ये वार्ता सिर्फ कहीं ना कहीं एक छलावा साबित ना हो जाए। क्या अमेरिका बातचीत की आड़ में ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? क्योंकि यही बात ईरान का मीडिया और ईरानी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये बातचीत की आड़ में हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है तो हम पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये टाइम बाय करने की कोशिश है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए अमेरिका को वक्त मिल जाए। और ईरान इसीलिए ये संदेह दिखाते हुए नजर आ रहा है कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हमें धोखा देने के लिए, ईरान को धोखा देने के लिए किया जा रहा है तो पाकिस्तान की खैर नहीं। इतिहास गवाह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति वार्ता के बहाने
वार करने की रही है, क्योंकि 27 फरवरी को बातचीत हो रही थी और 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के इतना बड़ा हमला किया है कि आयतुल्लाह अली खामनी को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकार ये कहते हैं कि जब दुनिया की नजरें पाकिस्तान के टेबल टॉक पर टिकी हुई है, ठीक उसी वक्त अमेरिकी कमांडोज किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ऐसा अंदेशा आखिरकार क्यों लगाया जा रहा है, इसके लिए आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाते हैं कि ट्रंप की वार्ता वाली हिस्ट्री भी समझिए, कैसे ट्रंप की हिस्ट्री बातचीत के बहाने युद्ध की केमिस्ट्री बनते हुए नजर आई है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अप्रैल 2025 से, जहां ओमान की मध्यस्थता में बातचीत। अमेरिका ने इस दौरान भी ईरान पर हमला कर दिया जून में, आपको याद होगा 12 दिन का वो युद्ध। फरवरी 2026 में क्या हुआ, जिनेवा में यूएस और ईरान में वार्ता। अमेरिका ने ईरान पर इस दौरान भी हमला कर दिया। अप्रैल 2026 अब इस्लामाबाद में वार्ता प्रस्तावित है, जो कि वहां तक पहुंच गई है। दोनों ही पक्ष से मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर ली। इसके बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अमेरिका ईरान पर क्या हमला कर देगा, क्योंकि ये बैकग्राउंड ऐसा है, ये बैकग्राउंड अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया है कि अप्रैल 2025 में बात, जून 2025 में हमला, फरवरी 2026 में बात, फरवरी 2026 में हमला। अब अप्रैल में आखिरकार आगे क्या? पाकिस्तान इस वक्त दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। एक तरफ ट्रंप की आक्रामक नीति, जो ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए ईरान की कमर तोड़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ईरान का गुस्सा है, जो सीमा पर आग लगा सकता है। क्या यह शांति वार्ता वाकई सफल होगी या फिर यह किसी महायुद्ध की प्रस्तावना है? फिलहाल इस्लामाबाद से लेकर के वॉशिंगटन और तेहरान तक धड़कने तेज है कि अगर ट्रंप ने अपनी पुरानी फितरत दोहरा दी तो दक्षिण एशिया का नक्शा और शांति दोनों हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। धोखेबाज ट्रंप का विश्वासघात 100% करेगा आघात। वार्ता नाकाम, पाक की खटिया खड़ी करेगा ईरान। यूएस का वार्ता ड्रामा, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना। ईरान के शेर ट्रंप के सैनिकों को करेंगे ढेर। वार्ता में नहीं बनेगी बात, आगे कयामत की रात। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ा सवाल यह है कि क्या शांति वार्ता के बहाने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में ट्रंप लगे हुए हैं? ऐसा सवाल आखिरकार क्यों उठ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर शरदेंदु, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, असलम रिजवी, ईरान मामलों की जानकार है, राजा कासिम, भू राजनीतिक विश्लेषक है, जो कि हमारे साथ पाकिस्तान से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर, आप ही से मैं समझना चाहती हूँ कि क्या इस पूरी शांति वार्ता के बहाने तैयारी टाइम बाइंग वाली चल रही है, ताकि ऑपरेशन ग्राउंड पर अब शुरू किया जा सके अमेरिका की तरफ से? डोनाल्ड ट्रंप कैसे कैसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि हमने आज तक ईरान से अशांत ज्यादा देश नहीं देखा है। तो ये तैयारी इसीलिए की जा रही है कि थोड़ा सा वक्त और मिल जाएगा, वहां सब कुछ बैठ करके बातचीत में लगे होंगे और यहाँ हम ऑपरेशन ग्राउंड में शुरू कर देंगे। देखिए, ये वार्ता से पहले एक प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स है जो यूएस भी अपना रहा है और ईरान भी अपना रहा है, जैसे कि अपने मुद्दे को और वेहमेंटली बड़े स्ट्रांगली रख सकें। देखिए, तैयारी तो बहुत दिनों से चल रही, ईरान भी बड़ी लंबी तैयारी करके रखा था और अमेरिका ने भी तैयारी की और लगातार बिल्डअप और एक तरीके का प्रेशर तैयार किया जा रहा था। अब ये वार्ता से पहले एक होता है माहौल क्रिएट करना। उसी के तहत अमेरिका के जेडी वेंस, जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उनका एक बड़ा ही स्ट्रांग व्यू पॉइंट होता है। तो एक प्रेशर क्रिएट है, कौन कितनी बातें अपनी मनवा लेगा इस वार्ता में, इस पे पूरा बैटल है। देखिए, मेरा मानना है कि इस तरीके की वार्ता पे ये तरीके का जो स्टैंड अगर ईरान लेता है या अमेरिका लेता है, तो उससे पूरा एनवायरनमेंट विशिएट होता है। और जो वार्ता की जो रूपरेखा, वो भी एक अलग किस्म की है। डायरेक्ट 1 to 1 तो बात हो नहीं रही है। ईरान का डेलीगेशन पहले
शहबाज शरीफ से मिलेगा, अपनी बात रखेगा, फिर वही शहबाज शरीफ अमेरिका से मिलेंगे, बात करेंगे, फिर कोई पॉइंट एग्रीमेंट होगा तो उस पर दोनों आमने सामने आ सकते हैं अगर सारा कुछ ठीक रहा। और ये जो मीडिएशन कर रहा है वो एक ऐसा वीक नेशन कर रहा है जो कि पूरी तरीके से अमेरिका का कठपुतली है। जो अमेरिका बोलेगा वो मैसेंजर का काम करेंगे, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि कुछ ईरान को बात मनवा लें या कुछ अमेरिका को बात उनकी छुड़वा लें। और इसी वजह से इस तरीके के बयानात आ रहे हैं जिससे कि लोग का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा ये बिगनिंग ऑफ टॉक है, इसको एंड रिजल्ट की तरफ मत ले जाइए। अगर इसमें कुछ सक्सेस मिलता है तो इसके बाद सब्सिक्वेंट वार्ताएं होंगी जिसमें बाकी मुद्दे आयरन आउट किए जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो लेबनान में ऑपरेशन इजराइल कर रहा है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए। अगर अमेरिका प्रेशराइज करके इजराइल को ये सीज फायर कराता है लेबनान में तो एक पॉजिटिव स्टेप होगा। और तीसरा, ईरान चाहता है कि उसके जितने फ्रीज अकाउंट है उसको रिलीज किया जाए, तभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा। नहीं तो वो उसमें टोल लगाने की बात करता है, रेवेन्यू जनरेट करने की बात करता है जिससे वो रीबिल्डअप अपना कर सके। तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, मेरा मानना है। और आपको ये देखना होगा कि जेनेवा में जिस स्टेज पे टॉक फेल हुई थी उससे आगे प्रोग्रेस करें। उसी जेनेवा टॉक में देखिए डिक्लेरेशन होते होते रह गया था और ईरान ने अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम था उसको शेल्फ कर दिया था। तो उसी से आगे बात करें। एक तरीके का जो देखिए डेलीगेशन के जो लीड कर रहे हैं आज की डेट में कालिबाफ, जो एक स्पीकर है ईरान असेंबली के, लेकिन उसके एक अल्टरनेटिव पावर डोनाल्ड ट्रंप ने माना था। बोला था जब सत्ता चेंज होगी तो इनको हेड ऑफ स्टेट बनाने की बात चल रही थी, वो इस वार्ता को हेड कर रहे हैं। अब्बास अराक्ची भी हैं, लेकिन पेजेस्कियां जो उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने आप को बड़ा मॉडरेट लीडर हमेशा से वो रहे हैं, डायलॉग डिप्लोमेसी को महत्व देते हैं। तो इस तरीके का मेरा मानना है कि एक तरीके की क्वेश्चनिंग है डायलॉग शुरू होने से पहले, और इसको आप एंड स्टेट ना समझे, ऐसा मैं मानता हूं। और थोड़ा सा ईरान को भी अपने कुछ जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार कल तक इसमें क्या नतीजा निकलता है, क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा जाता है। खबर यह आ रही है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता पर यूएस का बयान आया है जिसमें यह कहा गया कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान के साथ शांति वार्ता चल रही है। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि शांति वार्ता चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई भी समझौता नहीं हुआ है। रजा कासिम, आप पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, जरा वहां स्थिति स्पष्ट करिएगा कि क्या कुछ चल रहा है। अमेरिका मुलाकात कर चुका है शहबाज शरीफ से, ईरानी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर चुका है शहबाज शरीफ से, लेकिन अभी तक क्या पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं? कोई जानकारी ऐसी जो आप साझा करना चाहें वहां से? आपको आवाज मिल रही है रजा जी? आप ये किसको, मुझे कह रहे हैं? जी जी जी, आप जी जी जी, अच्छा आप मेरे से यही समझ आया था। जी जी, पूछिएगा, सवाल रिपीट कीजिएगा। मुझे मैं यही पूछ रही हूँ कि अभी क्या कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री से एक तरफ ईरानी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर चुका है, दूसरी तरफ अमेरिका से विटकॉफ और कुशनर गए हुए जरूर हैं, लेकिन जेडी वेंस ने मुलाकात की है। तो मैसेज तो दे दिया गया होगा प्रधानमंत्री को आपको कि क्या कहां कैसे पहुंचाना है, तो उसके बाद कोई बातचीत बनते हुए समझ में आ रही, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। अच्छा देखें, समझौता कोई एग्रीमेंट आपको क्या लगता है कि फौरी तो नहीं कुछ हो जाता? नेगोशिएट करने आए हैं दोनों, इसका मतलब है ईरान और अमेरिका दोनों सीरियस तो हुए हैं ना। दोनों के हालात ऐसे हैं कि दोनों को पीस चाहिए और इकोनॉमी अपनी दोनों को बेहतर करनी है, वर्ल्ड ने करनी है। ईरान पे जितने सालों से पाबंदियां हैं, सब कुछ है, ईरान भी चाहेगा कि मैं कम से कम अपने मामला ठीक कर लूं, और अमेरिका भी यकीनन चाहता है कि चीजें बेहतर हों। और ट्रंप को आखिर में नोबेल का पीस प्राइज भी तो चाहिए ना, तो हो सकता है इस बहाने मिल जाए। और ईरान के साथ साथ इस पीस के बाद उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें बेहतर हो सकती हैं, और काफी बेहतर हो रही हैं। अगर हम ये कहेंगे पॉजिटिव है कि देखें दोनों पार्टियां आ गई हैं, दोनों कंट्री आ गए हैं नेगोशिएट करने, तो इसका मतलब है, और ये पहली दफा इस तरह आमने सामने बैठ गए हैं। इस तरह तो पहले बैठे नहीं ना, आमने सामने बातें तो होती रही इनडायरेक्ट तरीके से, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी तो चलती रही। ये ट्रैक 1 जो है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये फर्स्ट टाइम हो रही है, और पाकिस्तान का इसमें एक रोल है, और इसकी वजह से सारी दुनिया को अच्छा उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा मिलेगा, पीस मिलेगा, इकोनॉमी बेहतर होगी दुनिया की। मेरी तो यही मुझे लगता है कि काफी बेहतर हम उम्मीद कर सकते हैं।
बिल्कुल, हर कोई यही चाहता है कि सब कुछ वहाँ से बेहतर ही निकल कर के आए, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल, अभी लग रहा है कि इस पूरी स्थिति में जो इजराइल की तरफ से लेबनान पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, उस मुद्दे को ईरान बिल्कुल उठाएगा, लेकिन इजराइल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में शांति होगी कैसे? ईरान एक अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है और रिजिड भी माना जाता है कि जो कह दिया वो चाहिए। जी नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ईरान जिस तरीके से आया है इस वार्ता के लिए, अगर आप ध्यान दें तो संसदीय प्रतिनिधि मंडल को जो नेतृत्व कर रहे हैं गलीबाफ, वो उन्होंने एक बहुत ही भावुक तस्वीर साझा की थी, जिसमें 168 बच्चियां जो मारी गई थी उनकी तस्वीरें और स्कूल के बैग और जूते वो रख के लाए थे। तो संदेश साफ है कि अमेरिका को कि आप हमारे बच्चों के कातिल हो। तो अगर हम आपके साथ वार्ता करने भी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज को बैक बर्नर पे डाल के आ गए। हमें पता है कि आपने हमारे साथ क्या किया है। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, तो 700 मिलियन का हर साल का बजट ईरान का है हिजबुल्लाह को सस्टेन करने के लिए, जिसमें से उनकी तनख्वाहें जाती हैं, उनकी मिसाइलें, उनके राडर, उनकी ट्रेनिंग, और यहाँ तक कि जो लेबनान में काफी सारे अस्पताल हैं वो भी जो है हिजबुल्लाह चलाता है। और हिजबुल्लाह, अगर आप देखेंगे आज तो बैरूत में आपने देखा है लोगों ने प्रदर्शन किया है जो हिजबुल्लाह पे हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है। हिजबुल्लाह को पूरी दुनिया भले ही एक आतंकवाद का एक मुखौटा देके रखती हो, लेकिन बैरूत में वो एडमिनिस्ट्रेशन में है, लेट्स नॉट फॉरगेट इट। तो चीजें जो पूरा एक वेस्टर्न वर्ल्ड दिखा रहा है, जो जमीनी सच्चाई है, और जिस तरीके से ईरान चीजों को देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, बहुत फर्क है। जहां तक कि पाकिस्तान का मुद्दा, देखिए पाकिस्तान को 2 दिन के लिए उन्होंने फोर्ट्रेस में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी है, उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा इस नेगोशिएशन में इन्वॉल्व नहीं है। चीजें क्या है, देखिए चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि चाइना से ईरान बहुत क्लोज है और पाकिस्तान भी क्लोज है। सऊदी का भी एक डेलीगेशन वहां पर है। तो चीजें बहुत सारे लेयर्स में हैं, और जितना ये सिर्फ 4 चीजें दिखा रहे हैं, चीजें इससे कहीं ज्यादा हैं। क्या अमेरिकन बेसिस वहां से खाली हो पाएंगे? क्या अमेरिका अब इस समय रिकूप नहीं कर रहा है? तो ये चीजें तो हमें सबको पता है कि ये तो हो रहा है ऑन ग्राउंड। यूरेनियम एनरिचमेंट पे ईरान बिल्कुल नहीं मानेगा। मिसाइलों पे ईरान को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस पूरे जंग में किसी ने ईरान को बचाया है तो उसकी मिसाइल है, उसका ड्रोन सिस्टम है। देखिए यूरेनियम की हम बात कुछ समय के लिए छोड़ भी दें, जिसको की कोशिश की थी 55 जहाज भेज के अंडर द गाइज ऑफ कि वो उन पायलट्स को इवैक्यूएट कर रहे हैं। अमेरिका ने वहां से कोशिश की थी कि उनकी यूरेनियम का पता लगाया जाए या कुछ लेके आए हो वहां से, हमें पता नहीं है। तो देखिए इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, जो चीजें प्रेस में आती हैं, जो चीजें बैक चैनल डिप्लोमेसी में हो रही होती हैं, जो अपने देश के आवाम को बताई जाती है और जो इंटरनेशनल मीडिया को बताई जाती हैं, इन चीजों को हम समझ लें कि सब कुछ एक रूपता नहीं होती है। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है। जनता को दिखाने के लिए कुछ और बताया जाता है। और देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप इस समय भी बहुत भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जब आप एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आ रहे हैं, तो क्या आप ईरान पे इस तरह का दबाव धमकी से बनाना चाह रहे हैं? और आपको लगता है कि ईरान आपकी धमकियों में आ जाएगा, वो देश जो आपसे 40 दिन तक लड़ा है? देखिए ये चीजें बहुत सेंसेशनलाइज करती हैं चीजों को, लेकिन ये एक्चुअल जमीनी हकीकत नहीं है। हमें भी पता है कि अगर अमेरिका ईरान में घुसना चाह रहा है तो तेल के लिए घुसना चाह रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट तो है ही। एक न्यूयॉर्क में इनका बैंक है, जिस बैंक से ये पूरा जो तेल का जो अमेरिकन बैंक है, रिजर्व बैंक, वो पूरे विश्व का तेल का जो व्यापार है वहां से कंट्रोल करते हैं। इराक आप ले लीजिए, इराक का पैसा इराक में थोड़ी है, जब से ये व्यापार वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं ऑयल का, वो सारा न्यूयॉर्क जाता है। उनको तो इतनी भी सहूलियत नहीं है कि अपनी मर्जी से अपने देश का बेचा हुआ तेल और उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ईरान इन चीजों को समझता है। बहुत पढ़े लिखे ज़हीन शहीन लोग हैं जो इस वार्ता के लिए आए हैं, और उनको एग्जैक्टली पता है, दे कैन सी थ्रू द लाइज ऑफ अमेरिका एंड इजराइल। इजराइल ने आज क्यों अपने हमले रोके हुए हैं लेबनान पे, उसको पता है कि वार्ता खटाई में पड़ जाएगी। लेकिन जितनी भी कंट्री मिडिल ईस्ट में है, जितने भी जीसीसी कंट्रीज हैं, नोबडी वांट्स कि इजराइल वहां पर जिस तरह का आक्रामक रुख लेके बैठा हुआ है वैसा रहे।
तो मीनाक्षी जी, ये चीजें उतनी सामान्य नहीं है, ये दो पैरेलल ट्रैक चल रहे जी। हैं जो आगे जाकर कभी नहीं मिलेंगे। दैट आई इन माय एनालिसिस इज वेरी क्लियर। जी, आपने तेल के ऊपर बात की है, लेकिन इसके ऊपर बस थोड़ी देर पहले ही कर्नल मलिक बयान भी आया डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबसे अच्छा तेल है दुनिया का, सबसे बेहतरीन तेल हमारे पास है, अमेरिका की तरफ टैंकर चल पड़े हैं और अब इंतजार भी इसी बात का किया जा रहा है। क्या संदेश देने की कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है इस शांति वार्ता के बीच में? मीनाक्षी जी, ये दोनों तरफ से देखिए, जो दोनों तरफ से जो बयान आ रहे हैं, ये मेरे हिसाब से एक पोजीशंस की हार्डनिंग हो रही है। क्योंकि नेगोशिएशंस जब होएंगी, किसी चीज को लेके आती है, तो आप अपनी पोजीशन को अगर डाइल्यूट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी उतनी डिमांड में से उतनी उनको हल्के में लिया जाएगा। ईरान का यहाँ पर एक तरह से जो कर हिमांशु बोल रही थी कि वो एक फोटोग्राफ्स और वो लेके आए थे इन बच्चों के, निश्चित रूप से बच्चों का मारा जाना बहुत ही दुखभरी घटना थी। और इसके साथ साथ लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैम, एक चीज देखिए कि अक्टूबर 2023 में उन लेडीज का मारना क्या दुख भरी घटना नहीं थी। पूरी दुनिया ने वो नंगा नाच देखा है कि लेडीज को निर्वस्त्र लेकर उनको पूरी पूरी एरिया के अंदर घुमाया गया, और जिस तरह आतंकवादियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया पूरी दुनिया के अंदर, वो कर्ण घृणित कार्य था। लेकिन आइए चलिए, ये घटनाएं होती है, एक दूसरे पर बर्फ लागते हैं, एक दूसरे के साथ सिंपैथी गेन करने की पोजीशन भी होती है। मैं एक चीज देखता हूं कि ये जो वार्ता चल रही है, मुझे लगता है कि ये वार्ता एक आईवाश है। इन वार्ता पे दोनों तरफ से जिस तरह से जिस तरह शर्तों पे तलवारें खींची गई है, इतनी हार्ड पोजीशन हार्ड की गई है, इनमें से पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो अभी किसी को ओपन वर्ल्ड में नहीं मालूम है या मीडिया के सामने नहीं है। लेकिन जितना अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें से क्या ईरान इस पोजीशन को छोड़ेगा, क्या यूरेनियम की पोजीशन को छोड़ेगा, क्या इजराइल अपने जिसको कि वो समझता है हिजबुल्लाह ने उनको इतना डैमेज किया है सालों, आज से नहीं दशकों से, तो इजराइल अपनी इस जो आज पोजीशन उन्होंने गेन की है एडवांसमेंट की, और अपने इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने वो जहां लितानी नदी तक वहां तक पहुंचे, बफर जोन क्रिएट करना चाहते, जो भी पॉलिसी है, मैं इसको बेसिकली इसको मोरल्स के उस पर ग्राउंड पर नहीं करना चाहता। मैं ये देखना चाहता हूं कि इस ऑपरेशन के दौरान आज जिस पोजीशन में, क्या इजराइल इस पोजीशन को खोना चाहेगा। तीसरी बात, क्या मिसाइल प्रोग्राम पर जैसा कि अमेरिका का कहना है कि नहीं हमने कोई बात नहीं मानी है, तो क्या ईरान उसको कंप्रोमाइज करेगा? क्या ईरान कंप्रोमाइज करेगा? क्या ईरान कभी इस बात की गारंटी देगा कि मैं आतंकवादियों को कभी समर्थन नहीं करूंगा? क्या इसी तरह से इजराइल कभी गारंटी देगा कि मैं अटैक नहीं करूंगा? देखिए, ये सारे ऐसे सवाल है जिन सारे सवालों का आंसर जाता है हमेशा, हर एक क्वेश्चन का आंसर नो में जाता है। तो मुझे ये ऐसा कॉमन ग्राउंड समझ में नहीं आ रहा कि बातचीत किस कॉमन पे होगी। अगर हाँ, इतना मुझे लगता है कि अगर वो लेबनान को बातचीत में शामिल करने की हो सकता है, क्योंकि लेबनान के अंदर देखिए वहां की जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह तो उनके लिए भी एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का सफाया हो अंदर खाने, भले वो सामने आकर नहीं बोल रहे हो। तो हिजबुल्लाह के फेवर में ना ही तो लेबनान के सिविल लोग हैं, ना ही वहां का पॉलिटिकल। हालांकि लेबनान के जो पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कब्जा किसका है? हिजबुल्लाह का है। और हिजबुल्लाह के अगर शामिल होने का मतलब है, या लेबनान की सिविल गवर्नमेंट को शामिल करने का मतलब है हिजबुल्लाह को शामिल करना, यह संभव नहीं है। तीसरी बात यह, पाकिस्तान जो बातें बढ़ा रहा है आगे, तो इसमें अमेरिका की तरफ से आ गए, ईरान की तरफ से आगे प्रतिनिधि, इजराइल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, उसके कंसर्न्स का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मैं समझता हूं कि यहां पर शायद अमेरिका ही अपने जो शर्तें हैं या नेगोशिएट करेगा बातों में, उन्हीं बातों के अंदर इजराइल की बातों का भी प्रतिनिधित्व होगा, इनडायरेक्टली सही। और आज जो यहां जिस बात पर खड़े हैं, जो हम बातचीत देख रहे हैं, अभी तक तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिलने की उम्मीद नहीं है कि इस बातचीत के या जो बैठे हैं टेबल पर इससे कुछ निकलेगा। हाँ, इतना जरूर मैं समझ सकता हूं कि एक ये बात खिंच सकती है, 2 दिन या 3 दिन या आगे भी खिंच सकती है, लेकिन मुझे जितना ईरानी मीडिया ये कह रहा है, ईरान डेलीगेशन ये कह रहा है कि हम हफ्तों के लिए इस्लामाबाद नहीं आए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कल तक ये बातचीत चल जाए, परसों तक ये बातचीत चल जाए, उससे ज्यादा बातचीत के आसार नजर नहीं आ रहे। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान देते हैं जो इस पूरी बातचीत को पेचीदा बनाते जा रहे हैं। रिजवी जी, एक और बयान डोनाल्ड ट्रंप का आ गया है, वो कह रहे हैं कि बातचीत जरूर चल रही है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। अब ये जमीनी हकीकत है या जमीनी तैयारी है जो ईरान के लिए की जा रही है? जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक तरफ तो टॉक चल रही है, दूसरी तरफ कुछ और चल रहा है। वो कुछ और मैं बताता हूँ कि क्या है। आज 50,000 के करीब
अमेरिकन फौजी और मरीन्स गल्फ में वारिद हुए हैं। ये अजीबोगरीब टॉक है कि एक तरफ आप फौज उतार रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा ही जिनेवा अ, वार्ता के वक्त हुआ था, याद होगा आपको। जी हाँ हाँ। मीनाक्षी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम्म। ये अमेरिका दादागिरी कर रहा है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे बहुत से जो एक्सपर्ट हैं वो कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए अमेरिका और इजराइल की तारीफ कर देते हैं। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा कि हमारे भाई ने अभी जो उनको आतंकवादी कहा जिन्होंने 1200 लोगों को अक्टूबर 2023 में मारा। गलत किया उन्होंने क्योंकि ये आतंकवादी घटना है। लेकिन जो 23 से 24 हजार बच्चों को उसके रिएक्शन में मारे, आप जवाब ये देंगे क्योंकि उसने ऐसा किया था इसलिए वो इजराइल की मजबूरी थी। 23 हजार से ज्यादा बच्चों को मारना ये कौन सी मजबूरी है? ये कौन सा एक्शन का रिएक्शन है? लिहाजा जब भी हमको बैलेंस, एशियन एज में एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था तो उसने ये बात बताई थी कि मीडिया की एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो बैलेंस बनाने में दो लोगों के दरमियान दोनों को जो है कभी कभी चोर को भी और जिसका सामान चोरी हो रहा है दोनों को मार खाना पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो 1200 लोगों को मारने का काम अच्छा किया, लेकिन जैसे आपने उनको आतंकवादी कहा है, काश उन लोगों को भी आतंकवादी कहते कि जो 23 हजार से ज्यादा। अभी आप देखिए 2 दिन पहले वहां पर शॉपिंग सेंटर के पास इजराइल ने कितना तबाहकुन हमला किया। यही काम कोई और मुल्क करता कि जो अमेरिका का मुखालिफ था तो आज उसको आप आतंकवादी घटना बताते, न जाने क्या से क्या बताते। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि बैलेंस बनाने के चक्कर में आप मजलूम को मजलूम जालिम न बनाइए और जालिम को मजलूम न बनाइए। ये मेरी आपसे बहुत ही प्यार के साथ मोहब्बत के साथ जो है इल्तिमास, रिक्वेस्ट और गुजारिश है। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि वार्ता के बारे में है, बिल्कुल सही है। वार्ता, आज की वार्ता हम सबको ऐसा लग रहा है कि कामयाब नहीं होगी, लेकिन यह भी शुरुआत है, इनिशियली स्टेज में वार्ता है। हमें उम्मीद यह है कि ईरान की जो 10 शर्तें हैं उनमें से अगर 5 शर्तों को भी अमेरिका ने मान लिया तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 40 दिन ईरान ने डिफेंस ही नहीं किया है बल्कि हमला भी किया है, अटैक भी किया है और अमेरिका के उस जिसे कहा जाए यूएसएस जेराल्ड के ऊपर हमला किया, जिसको अमेरिका ने एक बहाना करके उसमें आग लग गई थी पीछे कर लिया। या जो है अब्राहम लिंकन को भी ईरान ने जख्मी किया है। मैं नहीं कह रहा हूँ खत्म कर दिया है कि वो ऑपरेशन के लायक नहीं रह गया था, लेकिन जिस पर कोई एक पत्थर नहीं मार सकता था ईरान ने उस पर जो है वो हमला करके जो है उसे जख्मी किया। तो ईरान इतना कमजोर नहीं जितना अमेरिका समझ रहा है या लोग समझ रहे हैं। ये अमेरिका जो टेबल पे, टॉक के टेबल पे आया है वो इसलिए आया है कि ईरान के पास एक ताकत है। हिजबुल्लाह को नाकारा जा रहा है क्योंकि वो कमजोर है, ईरान के साथ बातचीत हो रही क्योंकि वो मजबूत है। जब भी कोई ताकत जो है, बड़ी ताकत टॉक के लिए, सीज फायर के लिए आगे बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि वो कर्नल खुद मलिक को आपकी बात कमजोर पर महसूस जवाब भी कर देना रही चाह है। रहे हैं, जरा उनका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद कुछ खबरें आ रही है वो भी साझा करती हूँ। जी मलिक। बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी जी, रिजवी साहब की जो बात है उन बातों से पार्शियली मैं एग्री करता हूं, लेकिन ये बात देखिए जब ऑपरेशन शुरू हो जाती है तो आप काउंट नहीं करते हेड्स को। आप ये नहीं कर सकते कि इन्होंने 12 से मार दिए, इन्होंने 12,000 मार दिए। जब ऑपरेशन शुरू होते हैं देशों के तो उसमें क्षति होती है और बहुत बड़े लेवल की क्षति होती है। हाँ, ये बात सही है कि गाजा के अंदर जो मृतकों की संख्या बहुत ज्यादा है और पूरा वर्ल्ड इसके लिए चिंतित है। सवाल ये होती है कि बार बार ऐसा क्या होता है कि कभी हमास कभी हिजबुल्लाह उनको जीने नहीं देता। उनको क्यों, ईरान उनको क्यों कहता है इस बात को लेके कि हम तुम्हें जमीन से मिटा देंगे? यही तो कारण है कि उनको बहाना मिलता है। हम समझते हैं वो पावरफुल, फिलिस्तीनियों को उनके घर से, फिलिस्तीनियों को उनके घर से निकाला गया है। जीने की हम एक जो लॉजिक वो पे है, बात कर रहे हैं, इजराइल क्वांटिटी की एक बात बाद है। में करते हैं, एक लॉजिक पे बात करिए। अगर ईरान आज इस बात को कहे कि देखिए मैं किसी भी, ना हूती ना हमास ना हो, इन सब की मैं ऑक्सीजन कट करूंगा, मेरे लिए ये कोई नहीं है आतंकवादी से ज्यादा, तो कैसे नहीं आएगा? समाधान की तरफ 4 कदम नहीं, ये तो दौड़ के जाएंगे लोग। और कोई भी इस बात से सहमत नहीं होगा कि युद्ध को जारी रखा जाए या लड़ाई को आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात ये कोई आज की बात नहीं है रिजवी साहब, ये आज की बात नहीं है। ये बात तो इजराइल के जन्म से शुरू हो गई और ईरान तब से उसने इजराइल को मान्यता दी। दूसरा इस्लामिक मुल्क था जिसने इजराइल को मान्यता दी और उनके साथ कारोबार बढ़ाया, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान बढ़ाया।
मैन टू मैन, और उनके इजराइल के लोग जाके वहां पे पूरी इरिगेशन सिस्टम को वहां पे स्थापित करके आए। कहने का मतलब है कि इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद इतने ऐसे दुश्मन क्या गए, लॉकिंग हॉर्स की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि इजराइल के वजूद को जब नकारना शुरू किया 79 की इस्लामी क्रांति के बाद, पूरा जहनीत चेंज हो गई। उससे पहले एक फलती फूलती व्यवस्था थी, एक फलती फूलती समाज के अंदर लोग पूरा उनके, देखिए उनकी लाइफ कितनी अच्छी थी। लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये धर्म का नाम लिया गया ना, और धर्म को एक टूल के नाम पे आगे लोगों को संगठित करने का कोशिश किया गया और एक तरह से कट्टरवादिता को आगे किया गया, तब से ये प्रॉब्लम पैदा हुई। आप एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे इंसान हैं, आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे को जीने का अधिकार नहीं है, मुझे जीने का अधिकार है? देखिए आप, छोटी सी बात है, यहीं से नफरत पैदा होती है और यहीं से दुश्मनी पैदा होती है, यहीं से बदले की भावना शुरू होती है। हमें जड़ पे आके बात करना पड़ेगा, अगर जड़ पे नहीं करेंगे तो हमें बीटिंग अराउंड द बुश करने से कोई फायदा नहीं है। मैं जवाब और देता रही बात हूँ। ये कि आज की, मैं जवाब देता हूँ सर। जीने का अधिकार हर इंसान को है, आज की बात जो है, लेकिन वो ईरान को भी इंसान जो पूरी दूसरों तरह को से जरूरत जीने है दे। अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने की। ईरान भी एक अनंत काल तक नहीं चल सकता। ईरान बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोग बड़े अच्छे हैं, लेकिन लोगों से नहीं चलती। देखिए जो वहां का शासन होता है, रिजीम होता है, वो लोगों पे अपने रूल्स और अपनी जहनीत को इंपोज करता है और लोगों को उसको फॉलो करना मजबूरी होता है। आप ये तो नहीं कह रहे कि ईरान ने खुद वहां के अभी 30,000 लोग मारे हैं, 25-30,000 लोग मारे हैं। कितनी देर की बात है, 3 महीना पुरानी बात है। ये भी ये रिपोर्ट भी वेस्टर्न मीडिया की है। ईरान के अंदर ये भी 30,000 वाली भी गलत है। बाहर आ रही है। आप इजराइल के अंदर जाइए, रूस के अंदर जाइए, या सॉरी यूएसए के अंदर जाइए, सारी खबरें जा रही है, वहां पर विरोध करने के लोग स्वतंत्र हैं। ईरान के अंदर से कितनी खबरें आ रही हैं? हम जानना चाहते हैं कि वस्तुस्थिति क्या है, डैमेज क्या है। तो हम चाहते हैं कि अमेरिका को और ज्यादा कर्ज किया जाए, लेकिन वो मौका तो दीजिए। आप ना तो वहां पे जर्नलिस्ट को जाने दे रहे हैं, ना वहां की कोई खबरें आने दे रही है, सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल, वो छलनी के थ्रू छान छान कर खबरें मीडिया को दे रहे हैं। मेरी बात ये रिजवी साहब कि अगर हमें सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो सॉल्यूशन दोनों तरफ से आएंगे। कुछ एक साइड को करना पड़ेगा, तो दूसरा कंप्रोमाइज दूसरी साइड को करना पड़ेगा। कभी भी हार्ड लाइन लेने से समस्या के समाधान नहीं निकले हैं। अभी और थोड़ा इस टॉकिंग टेबल, पूरे जो पीस टॉक चल रही है, मुझे लगता है कि उस पर भी सर थोड़ा सा हमें और फोकस करना होगा। राजा कासिफ जी, जरा ये भी बताइएगा कि अभी पाकिस्तान में जब ये वार्ता चल रही है तो हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अमेरिका जहां अपने पॉइंटर्स लेकर के आया है, तो हॉर्मुज खुलवाने वाली स्थिति पर क्या ये देश राजी हो जाएंगे? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। देखें, दोनों बैठ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो मैंने पहले कही कि ईरान और अमेरिका बैठ गए हैं पाकिस्तान में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 78 से लेके जब तक ईरान में जो रिजीम चेंज हुआ है, जिसको थ्योक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, थ्योक्रेसी आई है, तो एक्सट्रीमिज्म उसके बाद से आया है। और अब वो पहली दफा है कि बैठ रहे हैं इस तरीके से। और एक और चीज ये कि ईरान अगर अपने प्रॉक्सियों के लिए भी स्पेस मांगेगा, कि कल को कहेगा यमन में भी दो, लिबनान में भी दो, तो लिबनान देखें, बेरूत बहुत खूबसूरत शहर था, 78 के बाद ही तबाही की तरफ गया है ना। और जैसे अभी एक और साहब भी आपके कह रहे थे कि ये बात फैक्ट है कि ईरान अपनी प्रॉक्सियों के लिए कोई हेल्प आउट नहीं मांग सकता। ये बात तो ईरान को भी पता है, उसने रखी सिर्फ इसलिए सामने ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जिन पे हम नेगोशिएट करें। और अमेरिका को भी पता है कि कुछ पॉइंट्स होंगे जिस पे उन्होंने भी नेगोशिएट करना है। तो मुझे लगता है कि जो ये जगह खोलनी है, रास्ता पानी का ईरान का, अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर सकता है। और ये कर सकता है, दो चीजें हैं जिसपे ईरान का जो फोकस है और अमेरिका जिसको मुझे लगता है कि मान सकता है, वो एक चीज ये कि ईरान के जो पैसा उन्होंने फ्रीज किया है, पाबंदियां हैं, वो नरम हो सकती है, उनको जरा सॉफ्ट हो सकती हैं, बेशक वो थोड़े टाइम के लिए हो ताकि निगोशिएट हो सके। दूसरी बात ये कि जो एरिया में अगर ईरान अपना कोई टैक्स लेना चाहता है तो बहुत ज्यादा नहीं तो माइनर पे अमेरिका मान सकता है। उसकी वजह ये है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको माना ना जा सके। दूसरी तरफ न्यूक्लियर के ऊपर ईरान ऑलरेडी पहले मान चुका था, अमेरिका की एंड पे थी कि वो नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इंटरनेशनली वो आएंगे। और न्यूक्लियर में ये इशू है ना कि वो उसको यूरेनियम को वो किस लेवल तक इनरिचमेंट में लेके जा रहे हैं, वो कंट्रोल होना चाहिए। तो उस पर तो ईरान ने कभी सवाल ही नहीं खड़ा किया, कहा ही नहीं कि हम नहीं मानते। ईरान ने तो पहले भी माना है। ये तो अमेरिका था कि जो इन चीजों को मान नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर हो जाएगी, यूरेनियम वाला मामला क्लियर हो जाएगा। अमेरिका इस दफा बड़ा सीरियस है। ये तो 25 साल से अमेरिकन जितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं वो नहीं मान रहे थे ना, ये अब तो आगे डायरेक्ट बात हो गई है।
तो ये चीज हो जाएगी, रास्ता भी खुलेगा और ये अमेरिका भी मानेगा, और फाइनली दोनों को मानना पड़ता है। और प्रॉक्सीज पे भी मानना पड़ेगा, और अगर ईरान नहीं में जो मानेंगे होती है, तो अब इससे ज्यादा जो ये युद्ध है वो विभत्स रूप लेते हुए नजर आएगा। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अब अमेरिका की तरफ से जरूर कुछ तैयारियां तो की जा रही हैं, वरना डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये प्रेशर भी बनाने की कोशिशें होती हैं कि एक तरफ जब आप टेबल टॉक कर रहे हो तो दूसरी तरफ आप ऐसे बयान दें कि आप अपनी शर्तों पर सामने वाले देश को मनवा सकें? चलिए मीनाक्षी जी, धन्यवाद आपका कि आपने बोलने का मौका दिया। अभी तक मैं ज्ञान ले ही रहा था लोगों के। मैं बड़ा अफसोस के साथ बोलता हूं जब मैं पैनलिस्ट को सुनता हूं, जब आप किसी विचारधारा से ग्रसित होकर किसी चीज की एनालिसिस करते हैं तो आपकी एनालिसिस गलत हो जाएगी। जब आप एक साइड एनालिसिस करके दूसरे पक्ष को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अफसोस होता है। ये मिडिल ईस्ट की समस्या को आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ इजराइल की समस्या नहीं है, ये फिलिस्तीन की भी उतनी ही समस्या है। अगर आप हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जिसका कि ये वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के शासन में उनके मिनिस्टर्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं गलत होते चले जा रहे हैं। 1200 लोगों की आपकी जान की कीमत आपको बहुत नजर आती है, लेकिन जहां 60,000 लोग मार दिए गए, लाख लोग घायल कर दिए गए, पूरा पूरा गाजा पट्टी को समतल बना दिया गया, उसकी आपको समस्या नहीं दिखती। मिलिट्री इतने दिनों से जल रहा है। सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ एक इंसान का हो सकता है, वो इजराइल। बाकी के लोगों का क्या हो रहा है? हिजबुल्लाह के नाम पे जिस तरीके से आप लेबनान में फायरिंग करके जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं, ये बफर जोन है जिसमें सिविलियन मारे जाते हैं। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर ईरान कट्टर देश है तो सऊदी अरब क्या है, बहरीन क्या है, यूएई क्या है, जॉर्डन क्या है, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक तरीके का पार्टीशन एटीट्यूड के साथ अगर एनालाइज करेंगे मिडिल ईस्ट की समस्या को तो आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। देखिए 1979 के बाद एक बड़ी वार्ता होने जा रही है इस्लामाबाद में। अगर इसको आप निगेटिव फुटेज पे आप चढ़ाएंगे तो बात बनेगी नहीं। अगर आपको पीस टॉक के लिए आगे बढ़ना है तो अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे तब आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। जो भी पॉइंट है, आपने 10 पॉइंट प्रोग्राम ईरान के एग्री किए जिस पे बात होगी, अगर आप हाँ करते हैं और फिर उसको नेगोशिएट करते हैं वन बाय वन, तो उसमें ऐसे कोई हिंड्रेंस नहीं आएंगे। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कैसे खोला जाए, क्योंकि पूरा विश्व इफेक्टेड हो रहा है। उसमें ईरान का कंट्रोल होगा कि कतर का होगा कि क्या रेवेन्यू शेयरिंग होगी, किस तरीके से होगा, कैसे उस इलाके को डीमाइन करेंगे, कैसे बाबल मंदेब का जो इलाका है उसको आप सिक्योर करेंगे जिससे हुती उसमें इंटरफेयर न कर सकें। उसके बाद आपको मूव ऑन करना पड़ेगा लेबनान पे। लेबनान का इशू आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि वहीं से फ्लेयर अप शुरू होगा, वहीं से इजराइल की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं। वो गोलन हाइट पे भी चला गया है, वो लितानी रिवर पे भी जाएगा, वो ग्रेटर इजराइल भी बनाएगा, फिर जॉर्डन भी जाएगा, फिर इजिप्ट में भी हो जाएगा और फिर सुएज कैनाल तक हो जाएगा। आपको यह समझना पड़ेगा जब बेलफोर्ड डिक्लेरेशन के बाद से आज तक कितना एक्सपेंशन इसराइल ने किया, और वेस्ट बैंक का आपको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से वो आगे रूपरेखा बनाएगा। एक तरफ सीज फायर की बात हो रही, दूसरी तरफ लगातार लेबनान पे स्ट्राइक हो रही, तो ये माहौल ही बड़ा कंड्यूसिव नहीं है पूरी वार्ता के लिए। और जहां तक इजराइल के पक्ष रखने की बात है, अमेरिका उसका पक्ष रख रहा है। अमेरिका ने आगे बढ़ा के बोला है कि आप ऑपरेशन जारी रखिए लेबनान में, क्योंकि लेबनान इस सीज फायर में इंक्लूडेड नहीं है। यहां पे एक मैं बोलता हूं पाकिस्तान का फेल्योर है। पाकिस्तान ने ठीक से कन्वे नहीं किया, ना तो ईरान को, ना तो अमेरिका को, ना तो इजराइल को, कि उसकी रूपरेखा क्या है, इसलिए ये कंफ्यूजन बना हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर शर्तों को मान लेते हैं, अगर उनके फ्रंट को रिलीज कर दिया जाता तो उसमें क्या समस्या, वो रीबिल्डअप पे काम आएगा। मकसद आपका क्या होना चाहिए? 10 पॉइंट में आप एटलीस्ट 4 या 5 पॉइंट पे तो आप एग्रीमेंट बनाइए। आप वार्ता को शुरुआत ही नहीं होने दे रहे हैं। आप पहले दिन से उसको कंडम कर दे रहे हैं कि नहीं, हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको खत्म करेंगे और उस पर ऑपरेशन चलते रहेंगे, तो मिडिल ईस्ट का वहां से सोल्यूशन नहीं निकलता है। और मिडिल ईस्ट की जब समस्या को आप देखते हैं तो वहां सऊदी अरेबिया का भी डेलीगेशन है, वहां चाइना का भी डेलीगेशन है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करो, एक एमिकेबल सोल्यूशन पे आप आइए। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो वहां पे नो गो सिचुएशन है। स्टीव विटकॉफ जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं वो उसको लीड कर रहे हैं, और साथ में आपके जो ब्रैड कूपर हैं जो मिलिट्री ऑपरेशन को देखते हैं वो भी वहां पे है। तो तमाम तरीके की चीजों को है। और ईरान ने जो प्रेशर बनाया है, जिस तरीके से उन्होंने मिनाब 168 का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। तो तमाम तरीके की चीजें उलझी हुई हैं, चीजें इतनी आसान नहीं है। लिहाजा ईरान को कुछ सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री बेसिस आप वाइंड अमेरिका के नहीं करा पाएंगे, वो अमेरिका नहीं एक्सेप्ट करेगा। लेकिन उसका वायर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आप इनरिचमेंट प्लान पे जब आप एग्री कर गए थे आप फर्दर इनरिचमेंट नहीं करेंगे तो उसको आप कंटिन्यू करिए। तो कुछ गिव एंड टेक की सिचुएशन आनी चाहिए, रादर देन टेकिंग अ वेरी हार्ड स्टैंड।
और विश्व की जो समस्याएं हैं आज की डेट में, इंक्लूडिंग साउथ एशियन कंट्री, साउथ ईस्टर्न कंट्री, तमाम जगह आज की डेट में क्राइसिस हो रखा है। तो इससे क्राइसिस से निकलने का एक अच्छा मौका है। अमेरिका ने देखिए हाई नोट पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो किया, वो उसी का बदौलत आज की डेट में वो सीज फायर के लिए एग्री किया। वो एक हाई नोट से निकलना चाह रहा था इस युद्ध से, और वो व्यवस्था बनी हुई है। तो लिहाजा एक ओवरऑल सिचुएशन ठीक है, मेरा मानना है। एग्रीमेंट करने की ब्रिगेडियर बात है। शरदेंदु, मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने आप लोगों से सुना है सुबह से, क्योंकि ये तमाम चर्चा चल रही है और उसके पहले से भी चल रही है, लेकिन अभी जब से ये पूरे इस्लामाबाद टॉक शुरू हो रही है, वहां पर मुलाकातें हो रही हैं, तो लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी, इस बीच तमाम खबरें भी आ रही हैं। एक तरफ इस्लामाबाद, दूसरी तरफ अमेरिका में इस बात की तैयारी हो रही है कि किसी तरीके से इजराइल और लेबनान को एक साथ एक वार्ता के लिए एक टेबल पर लाया जाए, जो कि 14 अप्रैल को पेंडिंग बताई जा रही है। और अगर ये वार्ता होती है, यानी ये लोग अपना मेंटल सेट करके गए हैं, मेंटली ये सेट होकर के गए हैं कि हमें इस युद्ध को, मिडिल ईस्ट को किसी भी तरीके से समाप्त करना है, इसलिए एक तरफ अमेरिका और ईरान बैठा हुआ, दूसरी तरफ इजराइल और लेबनान को भी बिठाने की तैयारी है। मीनाक्षी, देखिए, जब भी आप वार्ता के लिए आते हैं, आपके एजेंडा पॉइंट्स बहुत क्लियर होते हैं, आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होता है। उसके बिना किसी टेबल पे आके बैठ के चले जाना इज नॉट द रिक्वायरमेंट। और बिल्कुल देखिए, जैसा मुझसे पहले ब्रिगेडियर सर ने कहा कि इट इज नॉट जस्ट दिस प्रॉब्लम, देयर आर लेयर्स टू दिस प्रॉब्लम, जो मैं भी पहले कह रही थी आपसे कि एक प्रॉब्लम ये नहीं है, इसमें हर चीज कहीं ना कहीं किसी और के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि आप देखिए, अगर लेबनान में हमारे यहाँ से भी यूनिफिल में लोग जाते हैं, वहां पे बकायदा यूएन मिशन एक बैठा हुआ है, कितने सालों से बैठा हुआ है। अगर किसी समस्या का समाधान आपको चाहिए तो उस समस्या को आपको डायरेक्टली एड्रेस करना होगा। आप बीटिंग अराउंड द बुश करते रहेंगे, उससे नहीं निकलेगा। अगर आज हिजबुल्लाह और लेबनान को आप छोड़ देते हैं, कल को यहां पर फिर समस्या शुरू हो जाएगी। और क्योंकि सबको पता है कि ईरान उसको फंड करता है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसा मैंने आपको इराक का भी एग्जाम्पल दिया था, तो देखिए ये बहुत जरूरी है कि सारी चीजें, क्योंकि लेबनान का जो मुद्दा है वो ईरान से अछूता नहीं है, वी ऑल नो, एंड अनलेस इस चीज को हम एड्रेस करेंगे, यहां पर पूर्ण स्थायी रूप से शांति नहीं होती। जैसी वार्ता खत्म होगी, इजराइल फिर से बेरूत पे बम मारना शुरू कर देगा, वहां से वो जवाब देना शुरू कर देंगे। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस एंटायर एक्सरसाइज देन? पाकिस्तान ने अपनी जमीन दी है, चाइना से डेलीगेशन आया है, सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन आया है, साउथ कोरिया की तरफ से एक ट्वीट आया है इसको लेके, जिसमें वो कंडेम कर रहे हैं इजराइल के एक्शंस को। 60 देशों ने मिलकर एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो पीपल इन द वर्ल्ड अंडरस्टैंड कि इसके रिपरकशंस क्या हैं और ये कितनी बुरी तरह से पूरे विश्व को एक मंदी के कगार पे लेके आ गया है। जहां तक देखिए हॉर्मुज की बात है, तो हॉर्मुज में जो ईरान ने किया है, आप का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, आप उस तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद 200 किलोमीटर की आपकी और टेरिटरी होती है, उसके बाद के इलाके को आप नहीं कंट्रोल कर सकते, वे यूएन क्लॉज के खिलाफ है। लेकिन इस समय क्योंकि वॉर की स्थिति है, तो हर कोई अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद लगा रहा है, और इसलिए अभी विश्व भी चुपचाप देख रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इस समय आपको एक लेवल पे आने की जरूरत है जहां आपको थोड़ा सा कामनेस चाहिए। पूरा वर्ल्ड जो है उससे बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में डील करना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैच्योरिटी इन दोनों पक्षों को भी दिखानी होगी। जैसा मुझसे पहले सर ने भी कहा, इफ यू कीप डिगिंग द पास्ट, आपका वो जख्म कभी भरेगा ही नहीं। उस जख्म को भरने के लिए आपको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप पे आना होगा, और कहीं ना कहीं एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लानी होगी। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, तो जिस इजराइल ने जिस रेलवे ब्रिज को ध्वस्त किया था, जो कहा था कि खत्म कर दिया, उसको उन्होंने 3 दिन में रिपेयर कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो चाहे कितने भी बर्बाद हो चुके हों, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज को हम आज भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। अमेरिका का उसके घर में डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन उसके जिस तरह के एसेट्स खराब हुए हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का उसका नुकसान हुआ है, इजराइल का डेली नुकसान हो रहा है। अब इजराइल को अगर ईरान बम मारना बंद भी कर दे और हिजबुल्लाह बम मारता रहे, तो फिर वी आर नॉट रीचिंग एनीवेयर। इसमें हम हूती और हमास की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। सो समवेयर द प्रॉब्लम इज मच बिगर, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक बार की वार्ता से नहीं होगा। नहीं, इस वार्ता को लेकर के शुरुआत में भी पैनल की तरफ से कहा गया था कि ये बातचीत लंबी चल सकती है। ऑल्दो पहले ये था कि ये बातचीत 1 या 2 दिन लंबी चल सकती है, लेकिन ईरानी मीडिया भी अब ये दावा करते हुए नजर आ रहा है, उससे अपने इस स्टेटमेंट को बदला है कि ये बातचीत और भी ज्यादा लंबी खिंच सकती है। यानी ये समाप्त नहीं कह सकते कि अगर ये 2 दिन बाद बातचीत बंद हो जाती है कर्नल मलिक, तो ये बातचीत बंद हो गई है। जो सवाल मैंने यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु जी से किया था, वही सवाल मैं आपसे एक बार फिर
फिर से दोहराती हूं क्योंकि ये और अपडेट आ रहे हैं। ईरानी मीडिया ही ये दावा करते हुए नजर आ रहा है कि अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजराइल पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि वो लेबनान से बातचीत करे और ये जो हमले हो रहे हैं उसे रोका जाए। मीनाक्षी जी, क्या कहा जा रहा है, क्या सामने दिखा रहा है, ऑप्टिक्स क्या है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये पूरी में अलग ही स्टोरी होती है। देखिए, मुझे अपने एनालिसिस में ये समझ ही नहीं आता कि दोनों की डिमांड में लिंकेज कहाँ है। या तो आप लिंक कीजिए इसको कि समस्याएं आपस में लिंक्ड हैं, जैसा कि वक्ताओं ने बोला, बिल्कुल समस्याएं लिंक्ड है, लेकिन लिंकेज पे कोई बात करने वाला नहीं है। एक तरफ उसकी समस्याएं हैं, ईरान की भी अपनी समस्याएं हैं। ईरान एक खुद मुख्तार कंट्री है, मैं इस बात को मना नहीं करता, मैं मना ये करता हूं, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि देखिए, जब तक आप किसी चीज के ओरिजिनलिटी पर नहीं जाएंगे, उसकी समस्या को नहीं समझेंगे, बात तो वहीं की वहीं आ गई ना। आज आप बात कीजिए, आप बात मत कीजिए हिजबुल्लाह पे, बात मत कीजिए इजराइल के अटैक पे, बात मत कीजिए हॉर्मुज पे, तो बात तो वहीं की वहीं आ गई। क्या फायदा और क्या बात होगी। देखिए, समस्या को लिंक कीजिए। ईरान अपना पूरा एक तरह से दादागिरी नहीं दिखा सकता हॉर्मुज के स्टेट पे। ये पूरी दुनिया के एसेट्स है, पूरी दुनिया का जलडमरू है। हाँ, इतना जरूर है कि वहां से उनके देश के पास से जो जाता है और जो एक तरह से डेप्थ ऑफ वाटर है, जहां से इनको फ्लोट करने के लिए एनफ डेप्थ मिलती है, वो ईरान की तरफ से ज्यादा जो चैनल है, वो जो ईयर मार्क चैनल्स है, तो वहां पे ये नहीं कर सकता कि यहां से आप मुझे टोल टैक्स दीजिए और मैं $2 मिलियन आपसे चार्ज करूंगा। देखिए, ये एक तरह से देखा जाए, ईरान अपने दुश्मनों को इस तरह से अपनी इंक्रीज कर रहे हैं वो नंबर से। कौन देश इस बात को बर्दाश्त करेगा कि आप एक आधिपत्य रखे और उस चीज को अपने एक पक्ष में हथियार की तरह इस्तेमाल करे। हो क्या रहा है, वार्ता के लिए, अपने कमजोर पक्षों को ढकने के लिए, अपने मजबूत पक्षों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए दोनों पक्ष पहुंच गए हैं। वैसे अक्सर होता ही ऐसा है, क्योंकि जब आप एक तरह से नेगोशिएट करोगे तो आप उसमें से कुछ निकालना चाहोगे, और निकालने के लिए वही चाहिए कि आप दुश्मन की कमजोरी, अपने अपोनेंट की कमजोरी को कैसे दबाएंगे। अभी बात ये होता है कि देखिए, इजराइल हो या ईरान हो या अमेरिका हो, तीनों त्रिकोण अपनी जगह सबकी बात हो रही है। चौथा एक मैं कह रहा हूं, जितने खाड़ी के देश है, जीजीसी कंट्रीज है, क्या अमेरिका उनकी अवहेलना कर पाएगा? उनके जो इंटरेस्ट है कर पाएगा? अमेरिका को तकरीबन वहां से 60-70 साल हो गए, एक अनसेट सबके साथ है, पेट्रोल डॉलर वहां से हुआ, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सारा इन्फ्यूज वहां से हुआ, इतना पंपिंग पैसा हुआ, क्या अमेरिका छोड़ देगा उसको? देखिए, मेरा एनालिसिस है, मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपना ये आकलन दे रहा हूं कि अमेरिका के हित ट्रांजैक्शनल है, अमेरिका नहीं करेगा अपना समझौता। बात यह है कि परमाणु की है, परमाणु जो एनर्जी की है, आप एक बार बताइए, कोई भी कंट्री अगर चाहता है, ठीक आपस में बैठ के बात कर सकते हैं कि हम एनरिचमेंट को इस लेवल तक लेके जाएंगे, उसके बाद दे कैन ओपन फॉर द इंटरनेशनल एजेंसी टू इंस्पेक्ट इट, ये आपस में बैठ के कर सकते हैं। पर सवाल ये होता, और दूसरी बात यह है कि ईरान को अपनी मिसाइल्स को बनाने का प्रोग्राम वो भी हक होना चाहिए, क्योंकि आज ये देखिए, आज के युद्ध में ईरान को जो बचाया उसकी मिसाइल्स और ड्रोन नहीं तो बचाया है, तो ईरान अपनी इस बात को कैसे छोड़ देगा? और छोड़ना भी नहीं चाहिए किसी कंट्री को। सवाल यह है कि ईरान के घर से, यानी वहां की जमीन से जो एक तरह से हूती, हवास, ये इन तीनों के अंदर जो इन्फ्यूज जो ऑक्सीजन हो रही है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ईरान को अगर ईरान अपनी तरफ से इस बात का एश्योरेंस दे तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई, ये समझौता काफी होने के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन ईरान नहीं देगा, क्योंकि ईरान के वो प्रॉक्सीज है। देखिए, हमारे जो पाकिस्तान से भाई है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रॉक्सी है। भाई, पूरी दुनिया जानती है प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी कौन होते हैं? प्रॉक्सी कोई रेगुलर आर्मी थोड़ी होती है। प्रॉक्सी वो लोग होते हैं जिनको आप भाड़े पे रख के और उनसे सारे डर्टी जॉब्स कराते हैं, जिनको आप खुद नहीं करना चाहते। आप अपनी मिलिट्री को, अपने जो भी आपके एसेट्स है, उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, और एक तरह से देखा जाए भाड़े के नाम पे आप एक तरह से उनसे सारे डर्टी जॉब कराना चाहते हो और खुद आराम से सेफ होना चाहते हो। आज का वर्ल्ड, आज की इकोनॉमी, इतनी सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी फ्रीज है, जिसे लेकर क्या बातचीत भी हो रही है, ऑल्दो अमेरिका इस बात से इनकार कर रहा है कि वो उसे अनफ्रीज नहीं करने वाला है। रिजवी जी, ऐसे में बार बार ये शर्त लगा देना कि बेरूत पर हमले रुकेंगे तो ही यूएस से बात होगी, तो ये तो पहले शर्त लगाई जा सकती थी। अब पाकिस्तान में बैठ करके फिर वही बात दोहराने का क्या मतलब बनता है? और बेरूत के मुद्दे पर भी अमेरिका प्रयास तो कर रहा है, दबाव तो बना रहा है इजराइल के ऊपर, कम से कम की बातचीत करिए, हमले रोकिए। जी, ये जो आप बात कह रही हैं कि ईरान ने आज ये शर्त लगाई है कि बेरूत पे हमला नहीं करे, ये इससे पहले भी आप देखिएगा तो ईरान ने कई दिन पहले ये शर्त लगाई थी और कहा था कि हमारी जो टॉक होगी उसमें ये शर्त भी शामिल होगी, आप प्लीज
इसे आप चेक कीजिए। और मुझे नहीं, ये बात जो उन्होंने सबसे कई अहम बार बात है दोहरा दी और अभी भी जब वो वहां पाकिस्तान में बैठे हुए तभी सेम बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उनको भी पता है कि क्या अपडेट्स आते रहते हैं सबके बीच में। अमेरिका दबाव बना रहा है इजराइल पर कि बेरूत से बातचीत करिए, दूसरी तरफ 14 तारीख को तैयारियां भी की जा रही है कि अमेरिका में इजराइल को भी बुलाया जाए, बेरूत को भी बुलाया जाए और दोनों पक्षों में बातचीत करवाई जाए। तो अभी मुझे लगता है कि उस टेबल पर अगर आप बैठे हुए हैं तो वहां पर आप जो पॉइंट्स और लेकर के गए हैं उसके डिस्कशन पर तो आगे बढ़ना चाहिए। जी, आपने देखा होगा कि जिस दिन 8 तारीख को ये जो सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके फौरन बाद इसराइल ने ईरान को चिढ़ाने के लिए आसान जबान में कहा जाए कि सबसे बड़ा हमला जो है वो लबनान पे किया और 256 लोगों को मार दिया और 1000 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। तो ये इजराइल की तरफ से शुरू हुआ है, आप लोग इसको ईरान का नाम क्यों ले रही हैं? जैसे ही सीज फायर का ऐलान होता है हिजबुल्लाह के ऊपर, और हिजबुल्लाह कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं उसको ना कहिए, क्योंकि हमारा भारत जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने क्या कहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज आप लोग चेक कीजिएगा, वो जो सूची है, लिस्ट है आतंकवादी संगठनों की, उसमें भारत ने हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया है। हम लोग इसलिए उसको आतंकवादी कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल कहता है। प्लीज जो है उसको ओबे करना हम लोग बंद कर दें। हमारा भारत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इजराइल और अमेरिका नहीं है। ठीक है राजा कासिफ, अभी अगर अच्छा ठीक है वो हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, अगर अभी की हम बात करते हैं, जो तमाम शर्तें लेकर के गए हैं, कुछ पर बात बनेगी कुछ पर बात नहीं बनेगी, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ से जब ये पूरा डेलीगेशन बातचीत करके रवाना होगा तो खाली हाथ जाएगा या फिर शांति वार्ता पर आए थे तो शांति लेकर के जाएंगे? कि मैं मानता हूँ कि इसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, लेकिन जो कंडीशन है, जो ईरान की लिस्ट और जो अमेरिका के 15 पॉइंट प्रोग्राम, उसमें कहीं सामंजस्य होता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जब डेलीगेशन के लोग होते हैं बड़े ओपन माइंडेड से काम करते हैं और हर एक को एक डिफरेंट नजरिए से देखने की जरूरत है। अभी तक जो हुआ उसकी वजह से चीजें युद्ध में कल्मिनेट हुई हैं, अब जो होगा उससे शांति होगी, लिहाजा उस तरफ आप काम करिए। उनके जो फ्रीज हैं अकाउंट्स उसको रिलीज करिए, उनके एसेट्स को रिलीज करिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, और जो वहां पे जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जिसका जो इंटरनेशनल लॉ है, जो अनक्लॉज का नियम है, उसको फॉलो करिए। उसमें टैरिफ लगाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वो इंटरनेशनल लाइन है और तमाम तरीके के उसमें रेगुलेशंस है। अभी तक 28 फरवरी से पहले वहां कोई टैक्सेशन नहीं था। आपके यहाँ जो डिस्ट्रक्शन हो उसका खामियाजा अमेरिका भरेगा, ना कि पूरा विश्व, जिससे आप टोल लेंगे। लेकिन तो ईरान को वहां सॉफ्ट करने की स्टैंड जरूरत है, और साथ में मिलिट्री बेसिस अमेरिका कैसे वाइंड अप कर सकता है। पूरे मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का सवाल है। इतने मेहनत के साथ उसने अब्राहम अकॉर्ड साइन करके पूरे मिडिल ईस्ट में एक वेज क्रिएट किया है, अपने फॉलोअर बनाए हैं, इजराइल के पिछलग्गू क्रिएट किए हैं, उनको वो कैसे गवा सकता है? लिहाजा वो सारी चीजें लेटर ऑन पे छोड़ दें। आज की डेट में 3-4 मुद्दों पे अगर सहमति बन जाती है और आगे आने वाले दिनों में मिलते हैं तो एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप होगा। मैंने अपने पहले ही स्टेट में बोला था, देखिए ये बिगनिंग है, इसको एंड स्टेट पे मत ले जाइए। सबसे बड़ी समस्या ये कि हम सोचते हैं कि इस्लामाबाद में मिले और सारी समस्या का समाधान पहले गुम हो जाए। आज की डेट में अगर शहबाज शरीफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगा अगर दोनों को अक्रॉस द टेबल ले आते हैं। अभी तो वो पैकेट्स में मिल रहा है, पहले ईरान से मिलेंगे, फिर अमेरिका से मिलेंगे, फिर कोई कॉमन पॉइंट होगा तो शायद ट्राइलेटरल टॉक भी हो सकती है, लेकिन इसका उम्मीद मेरे को नहीं दिख रही है क्योंकि जेडी वैंस भी बड़े स्ट्रांग हेडेड है। उम्मीद की जाती है स्टीव विटकॉफ से, जो उनके एक मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट है, वो चीजों को ज्यादा गंभीरता समझते हैं, वो एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो लिहाजा उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। और ईरान को आपको कंसेशन देना पड़ेगा जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल सके। इसी के तहत आपने सीज फायर किया है, इसी के तहत जब एग्रीमेंट हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो अमेरिका ने ऑपरेशन बंद किए, तो वो तो बिगनिंग है, उसको आपको ऑनर करना पड़ेगा। इसके लिए ईरान के जो नेतृत्व है वो समझदार है, वो मानेगा इस चीज को, लेकिन जब तक एक प्रेशर पॉइंट है दोनों का, उनको ये नहीं सोचना है कि
हम अगर इस पॉइंट को मार लेंगे तो ईरान हार जाएगा या अमेरिका की जीत हो जाएगी। इसके बियॉन्ड निकलना पड़ेगा। और अमेरिका ने जो एक स्लोगन दिया था कि पावर के थ्रू शांति, माइट के थ्रू शांति, आप उसको कैपिटलाइज करिए, शांति की तरफ बढ़िए। डोनाल्ड ट्रंप आए कैसे थे सत्ता में? वो आए थे पीस को लेके। उन्होंने कहा था जो बाइडेन की सरकार तमाम युद्ध चल रहे हैं उनको युद्ध रुकवा नहीं पा रहे, मैं आऊंगा सत्ता में तो 24 घंटे में युद्ध विराम करा दूंगा। इस प्रमाइस पे आपका मैंडेट था अमेरिका में, और आज की डेट में आप खुद एक वॉरिंग फैक्शन बन गए। सर वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि 47 साल सिर्फ और सिर्फ बातचीत हुई है ईरान के साथ, लेकिन जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब हम वो करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे जब ऐसे ऐसे बयान देते रहेंगे? तो राजा कासिफ, अगर अभी की बात की जाए, जिस सिचुएशन में अभी हम तमाम टेबल टॉक्स को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस सब के बीच में एक बयान ईरानी मीडिया के हवाले से दावा ये कि अगर इन सब के बीच में पाकिस्तान में हमें एकत्रित करके तैयारी ये की जा रही है कि ईरान में अमेरिका घुसपैठ कर लेगा तो फिर हम पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे। अच्छा देखें, ये कहना कि पाकिस्तान को क्या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज तयशुदा है कि ईरान में थियोक्रेसी है, और 78 के बाद ईरान ने जो प्रॉक्सियां खड़ी की हैं, अगर आज वो कहता है नेगोशिएशन में बैठ के कि लेबनान हमें हमारी प्रॉक्सीज को भी पावर दो, उनको भी करो, तो ये टेक्निकली देखें ये नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। देखें, ईरान और अमेरिका की बात हो रही है ना, तो दोनों आपस में कर रहे हैं। तो अब आप देखें कि अमेरिका को ये पता था कि पाकिस्तान ने एज ए स्टेट इजराइल को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो अमेरिका इस नेगोशिएशन में इजराइल को लेकर नहीं आया। तो इसका मतलब है कि यूएस जो है, ट्रंप जो गवर्नमेंट जो है, वो सीरियस है इस मामले को कि हम किसी जगह पे पहुंचे। अच्छा, उन्होंने इजराइल को साइड पे कर दिया है, लेकिन ईरान लेबनान को, हूथियों को, उन चीजों को साइड पे करने को तैयार नहीं है। अगर नहीं है तैयार तो फिर तो नेगोशिएशन हो ही नहीं सकती। और लेकिन दोनों बैठे हैं, इसका मतलब है दोनों अंदर से कोई ना कोई इश्यूज हैं दोनों पार्टियों के पास, वरना दोनों नहीं आते। अमेरिका भी कहीं डैमेज है कुछ, उसको भी पता चला कि 1 महीने की 40 दिन की जंग के बाद ईरान खड़ा हुआ है। तो ईरान तो नहीं खड़ा ना, ईरान के पीछे देखें रशिया भी आपके सामने खड़ा है। 78 का भी जो रेवोल्यूशन था वो तो बेसिकली रशिया के लोग ही मारे गए ना उसमें, और क्या था, वो अमेरिका के थोड़ी थे, वही सोशलिज्म था। और इन्होंने तो 78 में गद्दारी की रशिया के साथ, ईरान की गवर्नमेंट ने, कि कंबाइंड गवर्नमेंट बननी थी, ये थियोक्रेसी की तरफ ले गए। और जिस दिन से थियोक्रेसी पे गए तो इनकी अब थॉट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब तक थियोक्रेसी चेंज नहीं होगी ईरान में, वो माइंडसेट नहीं बदलेगा, ये दुनिया में अमन हो ही नहीं सकता। और यहाँ जो दोनों बैठे हैं उसके लिए मजबूरी में बैठे हैं, और दोनों किसी न किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान को भी पता है कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। और अगर ईरान रशिया की बेस पे बैठा रहेगा तो ईरान तो तबाही की तरफ जाएगा। लोगों के हालात देख लें क्या हुए हैं। अब वो जो जहाज भर के लाए हैं बच्चों की तस्वीरें, इसका क्या मतलब है कि आपके बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो आप डैमेज बता नहीं रहे ना, क्योंकि ईरान का मीडिया तो कुछ भी नहीं बताता। तो ईरान अपना डैमेज नहीं बता रहा, तो वो बैठा है, इसका मतलब है आके कि अब हालात उनके वो पहले वाले नहीं है। रिजवी जी और आपका जवाब। अमेरिका के भी वो हालात नहीं है। ठीक, रिजवी जी आपका जवाब। जी देखिए, ईरान, जो आपने ये कहा कि साहब वो बच्चियों की तस्वीरें लेकर आए और प्लेन में उनको रखा, तो ये इस बात की तरफ ईरान बताना चाहता है, इशारा करना चाहता है कि ये लोग बच्चियों को भी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे लोगों से हमारी टॉक होने जा रही है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, तो वहाँ पर एक ईरानी मीडिया में एक पैनलिस्ट ये कह रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि ये 15 दिन की जो शांति वार्ता है कहीं अशांति वार्ता में तब्दील हो जाए। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरानियों के जहन में भी ये बात बैठी हुई है कि अमेरिका अगर दादागिरी करेगा तो उसका रिजल्ट फिर 40 दिन जो जंग चली है शायद वैसा ही हमको देखना पड़े। इसलिए बहुत ज्यादा ईरानी लोग इस वक्त इस टॉक से मुतमईन नहीं है। उनको इस बात का शक है कि अमेरिका दादागिरी करेगा और ईरान उसकी दादागिरी के सामने जो है सर नहीं झुकाएगा। जैसा कि 40 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी, और उसके पहले भी धमकी दी थी, 3-4 दिन पहले कहा था कि हम सिविलाइजेशन को चेंज कर देंगे, लेकिन उसके बाद सुबह जो है उन्होंने
सीज फायर का ऐलान किया। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस वक्त अमेरिका जो है उसकी कोई बात जो है काबिले यकीन नहीं है। मुसलसल उसने ईरान के साथ जो है विश्वासघात किया है, उसके एतमाद को ठेस लगाया है। इसकी वजह से ईरान में बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। ये जो वार्ता हो रही है, जो टॉक हो रही है, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कई बार इस तरह की टॉक होगी और उसके बाद कुछ चीज़ें ईरान को देनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें अमेरिका को छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखना होगा कि क्या छोड़ते हैं और क्या अपने साथ लेकर के जाते हैं। ईरान एक असफल राष्ट्र है। इस्लामाबाद वार्ता से ठीक पहले ये ट्रंप का जो बयान आया है कर्नल एस के मलिक जी, तो क्या क्या कहने की ये कोशिशें कर रहे हैं? क्यों ऐसे बार बार बयानबाजी करते हैं कि पूरी दुनिया घूम जाए कि एक तरफ टेबल पर लेकर के आ रहे हो, दूसरी तरफ अमेरिका में टेबल सजा रहे हो और तीसरी तरफ इस तरीके का बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है? 27 को बात हुई, 28 को हमला हुआ, 2025 अप्रैल में बात हुई, जून 2025 में हमला कर दिया। यहाँ इस्लामाबाद में 11 तारीख को जब बातचीत हो रही है तो फिर आगे आकर के हमला ना कर दिया जाए। मीनाक्षी जी, अगर आप मेरे से सच से दिल से पूछे तो मुझे तो ये टैक्टिकल पॉज लगता है। मुझे पूरा का पूरा ये ड्रामा लगता है। ये बातचीत जो हो रही है दोनों तरफ से जा रहे हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को ये उम्मीद है कि भाई शांति आएगी तो बहुत सारी चीजों को स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, बट मुझे ये पूरा एक तरह से आईवाश लग रहा है, क्योंकि दोनों साइड अपनी आपकी पोजीशन को हार्ड कर रहे हैं और कुछ भी चीज लिंक नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, यही हर कोई मान करके चल रहा है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉज है। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो बहुत भयंकर होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतने की इजाजत देता है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इस प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।